Hello aspirants, a very warm welcome to my channel UPSC with Sandeep ma'am. And as you all know, we have started a new series जिसमें हम आई दृष्टि के जितने भी मैगज़ीन में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको थॉरली करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ के एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और जितने भी एग्ज़ामिनेशन जिसमें करंट अफेयर्स के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब एग्ज़ामिनेशंस के लिए आई दृष्टि इज़ अ गो टू सोर्स। इट्स अ वेरी ये ईयरली कंपाइलेशन है एक्चुअली, जो 2023 और 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उसको एक जगह पे कंपाइल किया गया एंड इट इज़ अ घटना चक्र पब्लिकेशन। तो अच्छा बुकलेट है एंड बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे से न्यूज़ जो है इन्होंने कवर करी है। एंड हमने ये जो आई दृष्टि मैगज़ीन है इसको कवर टू कवर फिनिश करने के लिए ये सीरीज स्टार्ट करी हुई है। एंड एज यू ऑल नो दिस इज़ आर डे 3। सो दिस इज़ आर डे 3 इन द इनिशिएटिव। तो जो भी स्टूडेंट्स आज क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट देम कि इस प्लेलिस्ट में इससे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं, आप उनको भी अटेंड करें सो दैट जो इससे पहले आपका मिस हो गया यू कैन कवर दैट ऑल्सो एंड आपका पूरा मैगज़ीन क्या है कॉम्प्रिहेंसिवली जो है फिनिश हो सके, राइट। तो मूव करते हैं आज के न्यूज़ आर्टिकल्स पे। एंड आज का हम अभी वी आर डूइंग पॉइंट्स टू रिमेंबर। एज यू नो चैप्टर 1 जो इसमें मेंशन है दैट इज़ पॉइंट्स टू रिमेंबर। एंड उसमें पॉइंटर्स में सिंगल पॉइंटर्स में जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स किए हुए थे, राइट। वी हैव डन काफ़ी हमने पिछली 2 क्लासेस में कर लिया था एंड थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं उस सारी इन्फॉर्मेशन का जो हमने अभी तक करी है, राइट। हमने डिस्कस करा है वाइट रेवोल्यूशन 2.0 के बारे में एंड यहीं पे मैंने आपको वाइट रेवोल्यूशन 2.0 समझाते टाइम वाइट रेवोल्यूशन 1 के बारे में भी बताया था। सो वाइट रेवोल्यूशन 1 इज़ रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन ओनली, लेकिन जो वाइट रेवोल्यूशन 2 है वो एक स्टेप आगे कैसे है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन की तो बात कर ही रहा है लेकिन साथ में ये विमेन एम्पावरमेंट की और माल न्यूट्रिशन के साथ फाइट करने की बात भी कर रहा है, राइट। तो ये इसका टारगेट था, राइट। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेव समिट जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, राइट। एंड ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है ये समिट? इट इज़ टू बूस्ट द मीडिया एंड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट। ये सब भी हमने डिस्कस किया था। देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द थर्ड स्कीम दैट वाज बायो, राइट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे कोशिश करी जा रही है कि इंडिया को बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या है ग्लोबल लीडर बनाया जा सके। उसके लिए गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम by the name bio, right. So this is important, ये आपने याद रखना है। Then we have discussed very important news article that was प्रधानमंत्री युगा, PM युगा स्कीम, and this is related to what? This is related to the upliftment of tribal communities, जिसमें 79,000 करोड़ 79,156 टू बी मतलब एग्जैक्ट एंड अगर हम अप्रॉक्सीमेशन में करें तो 79,000 करोड़ रुपीज़ की एलोकेशन के साथ एक स्कीम है प्रधानमंत्री युगा, दैट इज़ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसमें क्या है डिफरेंट स्कीम्स को कॉन्वर्ज करके जो है अपना ट्राइबल कम्युनिटीज़ उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जा रही है एंड हाउ टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल, हाउ टू फिल द जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, राइट। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, वो सब जो गैप्स हैं उसको कवर करने की बात करी जा रही है थ्रू दिस स्कीम प्रधानमंत्री युगा, राइट। तो ये आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉमनवेल्थ 2026 का जो हमारा मॉडिफाइड वेन्यू है वो है ग्लासगो। एंड मॉडिफाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे एक्चुअली द ओरिजिनल वेन्यू वाज विक्टोरिया, लेकिन अभी मॉडिफाई होके द प्रेजेंट वेन्यू इज़ व्हाट? ग्लासगो, राइट। हमने इसको भी डिटेल में डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि IITs और IIM के जैसे होगा, लेकिन ये
किस फील्ड में काम करेगा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये एक्चुअली क्या है, एनिमेशन सेक्टर को, गेमिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, राइट, कॉस्मिक सेक्टर, विजुअल इफेक्ट्स, ये सारे स्ट्रीम को एज अ फील्ड ऑफ एजुकेशन प्रमोट करने के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आ रही है, राइट। देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फूड रेगुलेटर समिट, जो कि सेकेंड हुआ है। फर्स्ट भी कहाँ हुआ था, इंडिया में, एंड सेकेंड भी कौन होस्ट कर रहा है, इट इज़ होस्टेड बाय इंडिया। एंड कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो फूड रेगुलेटर्स से ही आप क्लिक करो कि इंडिया में फूड रेगुलेटर कौन है, FSSAI, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या है, जिसको ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, राइट। तो ये हमने डिस्कस करा था डिटेल में। देन हमने एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस करा था विच इज़ इन द नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के न्यू DG सिलेक्ट हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं। तो उनका नाम क्या है, अनुराग गर्ग। तो ये आपको डायरेक्टली 1-लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली स्टेट PCS में अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, राइट। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम, जिसके अंडर 25 फेलोशिप्स दी जा रही हैं टू द एमर्जिंग टैलेंट as well as the professionals, right. And who is organizing this fellowship program, it is being organized by Bluecraft Digital Foundation, right. and agenda क्या है, उनको select किया जाएगा fellowship के लिए जो कि इंडिया के बारे में, कुछ इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी के बारे में कुछ नैरेटिव्स लिख रहे हैं, राइट। किसी भी फॉर्म में वो इंडिया के डेवलपमेंट की स्टोरी के बारे में कोई नैरेटिव, कोई केस स्टडी, कोई नॉन फिक्शनल कंटेंट लिख रहे हैं, तो उन सब राइटर्स के लिए ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट द फेलोशिप, राइट। जिसमें क्या है, उनको एक अच्छा खासा स्टाइफेंड दिया जाएगा जो उनको हेल्प करेगा वाइल राइटिंग द बुक, राइट। तो उसके लिए है विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम, जो कि एक ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन का प्रोग्राम है, राइट। देन हमने ये भी डिस्कस किया था दैट कैसे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर एक जो डिपार्टमेंट है दैट इज़ INCOIS, दैट इज़ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इस डिपार्टमेंट ने क्या किया है, मैपिंग करी है ओशन फ्लोर की, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर करी है, एंड बताया है दैट कहाँ कहाँ पे इंडिया के जो इंडियन इकोनॉमिक जोन में जो हमारा ओशन आ रहा है, उसमें कहाँ कहाँ पे आपको कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो उसके बारे में पूरी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मैप करके एक एटलस पब्लिश किया है बाय द नेम इंटीग्रेटेड, जस्ट अ सेकेंड, इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस, राइट। तो इस नाम से एटलस पब्लिश किया है। वी हैव डिस्कस दिस येस्टरडे, राइट। देन हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बच्चों एक ऐप लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ ने, एंड व्हाट इज़ द नेम, ऑर्नामेंट से हमने याद करा था कि ऑर्नामेंट फिशेज़ कौन से हैं, जो कि बहुत ही कलरफुल अट्रैक्टिव फिशेज़ हैं। सो उससे ही रंगीन मछली ऐप, राइट, ऑर्नामेंट फिशरी को प्रमोट करने के लिए। देन वी हैव डिस्कस कि नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल था, इट वाज रिलेटेड टू द ऑस्कर एंट्री। तो ऑस्कर्स में इंडिया की इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में कौन सी मूवी एज ऑफिशियल एंट्री जा रही है, तो बहुत ही फेमस मूवी जो इस साल पूरे मतलब बहुत चर्चा में रही है, दैट इज़ लापता लेडीज़, राइट। जिसकी डायरेक्टर कौन थी, जिसकी डायरेक्टर है किरण राव जी, राइट। तो उनकी डायरेक्ट की हुई मूवी लापता लेडीज़ इंडिया की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में एज ऑफिशियल एंट्री जा रही है, राइट। सो ये सब हमने डिस्कस किया था। देन हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी डिस्कस करी थी जो कि ओमान और इंडिया के बीच हो रही है बाय द नेम अल नजहा। एंड इस बार ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, इट इज़ बीइंग होस्टेड इन दिस ओमान ओनली, एंड टू बी स्पेसिफिक एट द रबकूट ट्रेनिंग सेंटर इन द ओमान एरिया, राइट। तो वहाँ पे ये अल नजहा जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। तो हमने कल इसको करा था थ्रू कोड ऑल्सो, इफ़ यू रिमेंबर। तो हमने क्या ट्रिक बनाया था इसके लिए, दैट इंडिया इज सेइंग ओ मैन डोंट गो, ना जा।
तो ना जा मीन्स डोंट गो, सो ओ मैन डोंट गो, सो ओ मैन से क्या हो गया ओमान, एंड ना जा से क्या हो गया अल नजा, सो इट इज़ अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन व्हाट इंडिया एंड ओमान, अल नजा, राइट। सो आई होप आप थोड़ा सा क्लिक कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। देन हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करी थी विच आई एक्सपेक्ट कि एग्जामिनेशन में जिसका पूछे जाने का चांसेस बहुत हाई हैं, इसको डबल स्टार मार्क कर सकते हैं। And it is related to what? It is related to a new scheme which has been launched by the government to promote the इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट पहले कौन सी स्कीम चला रही थी? फेम स्कीम, जो कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में आई थी, राइट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको रिप्लेस करके एक नई स्कीम ला दी, दैट इज़ बाय द नेम PM E-ड्राइव, राइट। तो PM E-ड्राइव के नाम से एक न्यू स्कीम आ गई जिसने इसको रिप्लेस कर दिया है, राइट। सो इट इज़ रिप्लेस्ड बाय, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। देन हमने दिस एयरपोर्ट की रैंकिंग्स के बारे में भी पढ़ा था, दैट इंडिया में जो मेगा हब एयरपोर्ट कैटेगरी की जो रैंकिंग आई है, इसमें इंडिया का दिल्ली वाला इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट has scored the ranking 24th, राइट। तो ये आपने याद रखना है। एंड फर्स्ट भी मैंने आपको कल बताया था, जिन जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास लगाई है वो बता सकते हैं कि फ़र्स्ट कौन सा है। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके बताना है दैट अकॉर्डिंग टू द OAG इज़ व्हाट, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की तरफ ये जो रैंकिंग आई है, इसमें फर्स्ट प्लेस पे कौन सा एयरपोर्ट है, राइट। ये आपने बताना है, राइट। तो ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो हमने कल किए थे, मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिए। आज का हम इससे अभी नेक्स्ट मूव करते हैं, एंड नेक्स्ट मूव लेट्स मूव टू द फ्रेश टॉपिक फॉर द टुडे, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द दिस जो फर्स्ट बॉक्स है, ये स्पोर्ट्स सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये वाली न्यूज़ हमारी एक्चुअली स्पोर्ट्स से है, एंड बेसिकली चेस जो ओलंपियाड हुआ है उससे रिलेटेड। तो 45th चेस ओलंपियाड हुआ है, राइट। तो सबसे पहले तो वो पूछ रहा है इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस, तो वेन्यू आपने याद रखना दैट इट हैज़ बीन व्हाट ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस। तो 45th आपका चेस ओलंपियाड हो रहा है, हुआ है कहाँ पे? इट इज़ इन हैपेंड इन बुडापेस्ट, राइट। सो बुडापेस्ट कहाँ पे? इट इज़ इन हंगरी, राइट। तो बुडापेस्ट हंगरी में 45th जो ओलंपियाड है इट हैज़ टेकन प्लेस। एंड देन एज यू नो चेस ओलंपियाड्स में हम बेसिकली हमेशा ही गुड परफॉर्म करते हैं, तो आपने कुछ जो गोल्ड मेडल्स हमने स्कोर करे हैं वो याद रखने हैं, राइट। तो किस किस में हम कैटेगरी में हमारे गोल्ड मेडल्स आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इन ओपन कैटेगरी इंडिया स्कोर्ड गोल्ड मेडल, राइट। एक हमारा ओपन कैटेगरी में वी हैव स्कोर्ड गोल्ड मेडल, एंड विमेन कैटेगरी ऑल्सो वी हैव स्कोर्ड गोल्ड मेडल। तो ये आपने याद रखना है, राइट। सो वी हैव स्कोर्ड गोल्ड मेडल इन 2 कैटेगरीज, फर्स्ट इज ओपन एंड सेकेंड इज विमेन, राइट। एंड यहीं पे आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, कोई भी ऐसी कंट्री जो कि ओपन और विमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतते हैं इन चेस, दे आर अवॉर्डेड विद अ ट्रॉफी, एंड दैट ट्रॉफी इज नोन एज गपिंद्र शिविली ट्रॉफी, राइट। तो आप अब डायरेक्टली समझ सकते हो कि गपिंद्र शिली ट्रॉफी भी किसको मिला होगा? इंडिया को, क्योंकि हमें ओपन कैटेगरी में और विमेन कैटेगरी दोनों में हमारे पास गोल्ड हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो ओपन और विमेन कैटेगरी दोनों में गोल्ड कंट्री जीतता है उसी को मिलता है गपिंद्र शिविली ट्रॉफी, राइट। तो इस बार का गपिंद्र शिली ट्रॉफी किसको मिला है? इट इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड टू इंडिया, राइट। सो आपने ये याद रखना है, राइट। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने इस बॉक्स में से याद रखनी थी। देन एक और इम्पॉर्टेंट जो बात हुई है दैट इज़ रिलेटेड टू द अनमोल खर, ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है। दिस इज़ द न्यू एमर्जिंग शटलर। तो दूसरा आपने जो नाम याद रखना है वो आपने रखना है अनमोल खर का। दिस इज ही इज़ अ 17-year यंग बैडमिंटन प्लेयर from India,
एंड इसने अभी दो बैक टू बैक टूर्नामेंट्स जीते हैं, एंड वो आपने याद रखने, दोनों ही कौन से हैं। एक तो इन्होंने जीता है बेल्जियन इंटरनेशनल, एंड सेकेंड इज पॉलिश इंटरनेशनल 2024। तो दोनों ही इन्होंने जीते हैं, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो बताई, अभी हम इसको एक रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। तो 45th चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ, अभी हमने याद किया बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। अब भूल सकता है तो कैसे याद करें, कुछ ट्रिक कर लेते हैं। तो देखो चेस की गेम आपको पता है बहुत दिमाग लगा के खेलनी रहती है, तो आप धीरे धीरे खेलते हो, इट टेक्स टाइम, है ना। तो इतनी देर जब आप चेस खेलते हो तो आपको भूख लग सकती है, तो हंगरी। So while playing chess, because it takes a lot of time, तो you can become hungry। तो आपने याद कर लेना इस साल का जो 45th चेस ओलंपियाड कहाँ पे हो, इट इज़ इन बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। तो आई होप आपको इस ट्रिक से इजीली याद हो गया होगा कि क्या है हमारा लोकेशन क्या है। देन आपने याद रखना है कि गोल्ड मेडल्स तो इंडिया के आए हैं 2, तो इट इज़ ईजी। ओपन कैटेगरी में, ओवरऑल कैटेगरी में भी इंडिया का है, एंड विमेन कैटेगरी में भी इंडिया का है। दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये सेपरेट स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दैट गपिंद्रशविली ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है। बहुत बार जो है स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आता रहता है, वो किसी ट्रॉफी का नाम लिख देते हैं और पूछते हैं ये ट्रॉफी किस जो है स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो गपिंद्रशविली ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच गेम, इट इज़ रिलेटेड टू चेस। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड देन इसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था, इसके बाद में हमने डिस्कस किया था अनमोल खर्ब के बारे में, जो कि कौन सी गेम से रिलेटेड है। ही इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने अभी बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट्स जीते हैं। एक कौन सा है, फर्स्ट ही हैज़ वन बेल्जियन इंटरनेशनल 2024, एंड सेकेंडली ही हैज़ वन पॉलिश इंटरनेशनल 2024। सो आई होप आपको ये दोनों न्यूज़ क्लियर हो गई होंगी स्पोर्ट्स वाली, राइट। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। आई एम होपिंग कि आपको स्पीड ज़्यादा नहीं लग रहा होगा। थोड़ा सा आज मैंने पेस थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि फर्स्ट 2 क्लासेस में आपको मेथडोलॉजी समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा क्या है, हम जहाँ पे ईजियर पोर्शन रहेगा हम स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं, सो दैट हम कुछ ज़्यादा पोर्शन कवर कर पाएँ, राइट। देन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एयरपोर्ट्स। अभी हमने इससे पहले क्या करा था, एयरपोर्ट रैंकिंग हुई थी, एक एयरपोर्ट्स रैंकिंग आई थी किसके द्वारा, OAG। OAG क्या था, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। तो ये एक UK बेस्ड फर्म थी, राइट। उनके द्वारा मेगा एयरपोर्ट्स, जो मेगा हब एयरपोर्ट्स हैं उनकी रैंकिंग करी गई थी, राइट। और उस रैंकिंग में जो हमारा दिल्ली वाला इंदिरा गांधी एयरपोर्ट था उसका रैंक कितना आया था, 24, राइट। ये हमने कर लिया है। अब ये भी एक नेक्स्ट रैंकिंग है और ये एक डिफरेंट रैंकिंग है, एक इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड्स आते हैं, राइट। तो ये सेपरेट टॉपिक है, दोनों आपने मिक्स नहीं करने, मैं एक साथ लिख रही हूँ सो दैट आपको रिवाइज करते टाइम ईजियर हो कि एयरपोर्ट वाली रैंकिंग दोनों हमने एक साथ करी। एक तो जो OAG ने करी और एक वो रैंकिंग जो इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स के द्वारा है, राइट। इंडिया ट्रैवल रिकॉर्ड्स के द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट किसको बोला गया है इंडिया में, तो इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स के द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट बोला गया है हैदराबाद के एयरपोर्ट को, राइट। तो हैदराबाद का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा, इंडिया ट्रैवल अवार्ड, एंड इट हैज़ वन इट वंस अगेन। तो लास्ट ईयर भी इन्हीं को मिला था, सेकेंड टाइम जो है इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स की तरफ से जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, दिस राजीव गांधी एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है। अब ये कैसे याद रखोगे, एक्चुअली मुझे तो ये याद रह जाता है बिकॉज आई हैव माई पर्सनल स्टोरी, एंड मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हैदराबाद पे। जैसे रिसेंटली आई विजिटेड सम प्लेस एंड जहाँ की मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हैदराबाद में, राइट। सो हैदराबाद स्टेशन पे आई फॉरगॉट माई बैग, माई हैंड बैग, दिस
कैरी बैग, राइट। एंड बट वो मुझे बहुत ही जब व्हेन आई लैंडेड दिल्ली तो मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई हैव लाइक फॉरगॉटन माई बैग, एंड वो वहीं पे शायद कहीं रह गया है। लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा उनका हेल्पिंग स्टाफ एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड दैट आई ईज़िली गॉट माई बैग बैक। तो मेरे पास वो बहुत अच्छा उनकी एक मेमोरी है कि हाँ, चाहे मैं ट्रैवल करते दौरान मेरे से ही मिस्टेक हो गई, बट दे प्रोवाइड मी द बेस्ट सर्विस। तो मुझे तो ईजिली याद रह सकता है। तो आप भी ये स्टोरी याद रख सकते हो कि हाँ, दे आर वेरी गुड एंड बेस्ट एयरपोर्ट है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, राइट। तो इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला है? हैदराबाद को। तो आई होप इससे आपको थोड़ा सा ईजियर हो गया होगा, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको ध्यान से समझना है। And this is related to UPI. And what is it saying? Who introduced UPI circle, that is, and what is this UPI circle? Delegated payment for secondary users. So it has been launched by NPCI, that is National Payment Corporation of India. लेकिन इसको समझते हैं, like what is this UPI circle? नाम में क्या लिखा है? UPI circle, delegated payments. Just एंड तो समझते हैं कि व्हाट इज़ दिस यूपीआई सर्कल। बेसिकली आपका एक यूपीआई आईडी है, आपका एक यूपीआई अकाउंट है जिसके थ्रू आप क्या है, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, राइट। तो आपका समझ लो मिस्टर एक्स का एक यूपीआई अकाउंट है, तो मिस्टर एक्स का वो अकाउंट है, राइट। तो मिस्टर एक्स उस अकाउंट के क्या हो गए? प्राइमरी यूज़र, क्योंकि वो उनका अकाउंट है तो वो उनके क्या हो गए? प्राइमरी यूज़र, राइट। अब क्या है, मिस्टर एक्स के फॉर एग्जांपल समझ लो इनके 2 किड्स हैं, राइट। एंड वो उनको चाहते हैं कि दे वांट टू गिव देम पॉकेट मनी, बट वो ये भी चाहते हैं कि वो कैश नहीं देना चाहते, राइट। he doesn't want to give cash and because he wants to keep a check कि जो उनके बच्चे हैं वो पॉकेट मनी अच्छे से मतलब सही जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं, किसी भी गलत जगह पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या सोल्यूशन है? इट्स जस्ट अ सिचुएशन। तो यूपीआई सर्कल्स इस सिचुएशन को है हेल्प करने के लिए कैसे आपको हेल्प कर रहा है कि दैट इट अलाउज you are having UPI account, it allows you to delegate a secondary user, कि कोई दूसरा यूज़र आपके अकाउंट में आपके बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स कर सके, राइट। तो आप अपनी आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट कर सके, तो वो आपका यूपीआई क्या बन जाएगा? यूपीआई सर्कल बन रहा है कि मेरे इस अकाउंट में से मेरे अलावा, मैं तो प्राइमरी यूज़र हूँ, मेरे अलावा कौन कौन एज अ सेकेंडरी यूज़र इसमें से पेमेंट्स कर सकता है। लेकिन कौन कितनी पेमेंट कर सकता है वो भी उसका जो लिमिट है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो ये भी आपको फ्रीडम देता है यूपीआई सर्कल कि आप जैसे फॉर एग्जांपल किड्स को आपने यूपीआई अकाउंट का एक्सेस दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके अकाउंट में से अनलिमिटेड मनी एक्सेस कर पाएँ। तो फॉर एग्जांपल आपने 1500 रुपीज़ का जो है लिमिट लगा दिया, तो वो 1500 रुपीज़ से ज़्यादा आपके अकाउंट से क्या है एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए NPCI द्वारा, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने कि यूपीआई लॉन्च किया था, राइट। यूपीआई भी इनके द्वारा ही लॉन्च था। तो इसमें एक अपडेट किया गया है, दैट इज़ यूपीआई सर्कल, जो कि अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है? अलाउज प्राइमरी यूज़र, जिसका अकाउंट है, जिसका यूपीआई अकाउंट है, प्राइमरी अकाउंट होल्डर और यूज़र, टू अलाउ सेकेंडरी यूज़र to use his account to make payments on his behalf using his UPI account, but for a limited
पेमेंट, कि कितना वो उसमें से पेमेंट कर सकता है, वो लिमिटेड अमाउंट पेमेंट होंगी, राइट। तो आई होप आपको यूपीआई सर्कल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यूपीआई सर्कल, जिसने यूपीआई लॉन्च किया उसी ने यूपीआई सर्कल लॉन्च किया, एंड किसने लॉन्च किया, एनपीसीआई ने, राइट। तो आपने ये अच्छे से समझना है, दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। So let's move to the next point, and this is related to the atomic power station जो recently फुली ऑपरेशनल हो गया है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का कौन सा होम बिल्ट जो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो क्या है अब फुली ऑपरेशनल हो गया है। काफ़ी देर से इसके ऊपर काम चल रहा था, एंड फाइनली इट हैज़ बीन फुली ऑपरेशनल विद इट्स फुल कैपेसिटी। तो आपने याद रखना, दिस इज़ काकड़ा पर एटॉमिक पावर स्टेशन। और ये कहाँ पे, इसका लोकेशन भी पूछ सकते हैं, तो इसका लोकेशन है गुजरात। तो यहीं पे मैं चाहूँगी कि आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के पोर्शन में इंडिया के सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ें, राइट, उनकी लोकेशन देखें। तो थोड़ा सा हम वही देख लेते हैं। इंडिया में जितने भी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी लोकेशन देखते हैं। तो अभी ये रिसेंटली इन न्यूज़ है क्योंकि ये फुली ऑपरेशनल हो गया है, एंड इट इज़ व्हाट, काकड़ा पार एटॉमिक पावर स्टेशन, एंड ये कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कालपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन विच इज़ इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक और है। So Tamil Nadu में we are having two. First is Kalpakkam and second is Kundakulam. So Kundakulam nuclear power plant, it is also in Tamil Nadu, and Kalpakkam, that is basically in Madras. So Kalpakkam atomic power station is also in Tamil Nadu. So Tamil Nadu में we have two, right? Gujarat में we have one. Then we have one in UP. तो यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, राइट। देन कर्नाटका में भी हमारे पास एक है बाय द नेम काइगर न्यूक्लियर पावर प्लांट। राजस्थान में इट इज़ राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसका दूसरा नाम है रावत भट्टा। आर से राजस्थान, आर से रावत भट्टा, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, आर रावत भट्टा राजस्थान, राइट। देन इज तारापुर एटॉमिक स्टेशन इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन था, एंड ये कहाँ पे, इट इज़ इन महाराष्ट्र। ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। फर्स्ट पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन ऑफ इंडिया वॉज इन तारापुर महाराष्ट्र, राइट। तो ये सब हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और उनका लोकेशन है, और आपने याद रखना है। और ये भी देखो ऐसे भी आ सकता है, आपको मैचिंग भी आ सकता है। एक तरफ न्यूक्लियर पावर प्लांट बोला है और दूसरी तरफ उसका लोकेशन एंड मैचिंग। दूसरा पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कौन सा जो एटॉमिक पावर स्टेशन है फुली ऑपरेशनल हो गया, इट्स एट इट्स फुल कैपेसिटी। तो वो भी आपको पता है, गुजरात वाला काकड़ा पार एटॉमिक पावर स्टेशन। तो आई होप ये आपको इसमें जो हमारी स्टैटिक पोर्शन था वो भी क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। नेक्स्ट इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स के सेक्टर से, एंड व्हाट इज़ द न्यूज़। हर साल ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड आते हैं, और उसमें वो टॉप सेंट्रल बैंकर का अवार्ड निकालते हैं, राइट। दे सिलेक्ट कि कौन टॉप सेंट्रल बैंकर है, राइट। तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स के जो रिपोर्ट है उसमें द टॉप सेंट्रल बैंक की जो पोजीशन है इस बार भी फॉर द सेकेंड टाइम ये हमारे आरबीआई के गवर्नर जी को मिली है, राइट। तो आपने याद रखना है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में इस बार भी टॉप सेंट्रल बैंकर कौन है, इंडिया के आरबीआई के गवर्नर, राइट। एंड इस टाइम पे हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई, दैट इज़ शक्तिकांत दास जी, राइट। तो वो हमारे क्या है, टॉप सेंट्रल बैंकर ऑफ द वर्ल्ड फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू द दिव्या कला मेला। सो दिव्या कला मेला जो कि है आर्टिस्ट्स के लिए है,
एंड ये कहाँ पे हो रहा है, तो इसका सीधा ही क्वेश्चन आएगा, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये कहाँ हो रहा है, इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, लेकिन वेयर, लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, दैट इज रायपुर। तो अब ये कैसे याद रखेंगे, दिव्या कला मेला, राइट। तो देखो दिव्य दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि, राइट, तो डिवाइन, तो जिसकी दिव्य दृष्टि है मतलब उसके पास डिवाइन नॉलेज है, उसको काफ़ी नॉलेज है, राइट। तो ऐसे इंसान से ही आपको क्या लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए, ऐसे इंसान से ही आपको क्या सजेशन लेना चाहिए, राय लेनी चाहिए, राइट। तो दिव्या कला मेला कहाँ पे, दिव्या एंड राय आप ऐसे लिंक कर सकते हो, राइट। सो आई होप यू आर एबल टू लिंक। देखो निमोनिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं हो सकते, थोड़े से वो हमें क्या है फ़नी भी बनाने पड़ते हैं, सो दैट वी कैन रिमेंबर, राइट, कि एकदम से क्लिक कर जाएं। बहुत ही सीरियस निमोनिक्स बनाते हैं तो कभी याद नहीं आते हैं, तो आपने ट्रिक्स ऐसे बनाने हैं जो थोड़े से फनियर साइड पे हों या ईजियर साइड पे हो, जो आपको एकदम देख के क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दिव्या कला मेला, तो दिव्या कला मेला ऐसे एकदम से नहीं आएगा, जब ऑप्शन में रायपुर देखोगे तो आप देख लोगे कि दिव्या और राय हमने किसी तरीके से लिंक किया था, तो आप इजीली उसको मार्क कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस एयरपोर्ट रैंकिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट जो कि ज़ीरो कार्बन एमिशन का स्टेटस अचीव कर चुका है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी आस्क्ड, राइट। जितनी भी हमने अभी एयरपोर्ट्स की रैंकिंग पढ़ी या एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़े, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही लगा, राइट। अगर तीनों में से एज अ एग्जामिनर मुझे चूज़ करना हो कि कौन सा डालूँ, दिस आई वुड गो फॉर दिस वन, बिकॉज इसका इन्वायरमेंटली और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट हैज़ अ लाइक बेटर कंटेंट जिसको पूछा जाना चाहिए एज अ एस्पिरेंट, जो हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया का फर्स्ट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट कौन सा हो गया, एंड दिस इज़ हमारा दिल्ली वाला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है, राइट। देन दिस इज़ नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडिया में पैसा बाहर से आ रहा है, राइट। कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो FDI कह रहा आ रहा है, इट हैज़ बिन डिक्लाइंड। हाँ, तो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, इंडिया में जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, राइट, वो डिक्रीज़ हो गई है। बाय कितने परसेंट वो पूछ रहा है, तो यू हैव टू रिमेंबर 30% आपको डिक्लाइन देखने मिला है FDI कौन से सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। And what is the next point? Next is where the Maharashtra's first solar village has been inaugurated. तो महाराष्ट्र का फर्स्ट सोलर विलेज, राइट। तो ये आपने MP PCS और महाराष्ट्र PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। दिस इज मानिचवाड़ी विलेज in the Satara district, right? So this is Maharashtra's first solar village, right? And last जो हम आज पॉइंटर डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू कैग, दैट इज़ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसने एक MOU साइन किया है, इंडिया के कैग ने एक MOU साइन किया है दूसरे कंट्री के कैग के साथ। एंड व्हाट इज़ किस कंट्री के साथ किया है वो आपने याद रखना, रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान। तो इंडिया के कैग और उज़्बेकिस्तान के चैम्बर ऑफ अकाउंट्स में एक MOU जो है MOU क्या है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि कौन से कंट्री के साथ हमने रिसेंटली हमारे कंट्री के कैग ने MOU साइन किया है, दैट इज़ व्हाट, उज़्बेकिस्तान, राइट। सो आई होप आज के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज का सेशन कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा रहा है, लेकिन कल से हम थोड़े से जो है क्लास की ड्यूरेशन लंबी करेंगे एंड ज़्यादा पोर्शन एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ एग्ज़ामिनेशन में टाइम बहुत कम है, तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट करनी है। तो आई होप एंड आई वांट कि आपका करंट अफेयर्स जो है
टाइमली फिनिश हो जाए। उसी एजेंडे के साथ कल से जो क्लास का ड्यूरेशन है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज कोशिश होगी कि थोड़ा सा ज़्यादा काम किया जाए। सो आई होप यू आर लाइकिंग माई एफर्ट्स, एंड इफ़ यू रियली लाइक द क्लास, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर एंड लाइक. Thank you so much students. Subscribe my channel UPSC with Sandeep ma'am. Thank you so much and all the best for your examination.